तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MS मेडिसिन पर। और मैं बोल रहा हूँ आपका दोस्त डॉक्टर मोहसिन हुसैन। दोस्तों आज मैं आपको खाज और खुजली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि उसके लक्षण, उसके कारण और उसका इलाज हम किस तरीके से कर सकते हैं, उसकी मेडिसिन, उसके इंजेक्शन और उसके ट्यूब और उसके लोशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। दोस्तों इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों चलो चलते हैं इसके लक्षणों की ओर। दोस्तों इसके लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि यदि अगर किसी व्यक्ति को खुजाट शुरू हो रहा है तो देखा जाता है कि सबसे पहले उसके खुजाट जो है उंगलियों की जो है इन झिर्रियों से शुरू होती है, या पैरों की इन झिर्रियों से शुरू होती है, या फिर ऐसे गुप्त अंगों से शुरू होती है जिसके मतलब व्यक्ति सफाई नहीं कर पाता है। तो वहाँ पे ज़्यादातर खुजाट व्यक्ति को दिखाई देती है, रोगी को दिखाई देती है। और दोस्तों ये सूखा खुजाट इस तरीके का होता है कि इसमें ना तो कोई फुंसी या फोड़ा या किसी तरीके का पस या फिर रक्त स्राव या फिर किसी तरीके का पानी जैसा स्राव नहीं निकलता है। और खुजाने पर बिल्कुल वहाँ की त्वचा शुष्क हो जाती है। अगर आप ज़्यादा ही वहाँ पर खुजाओगे तो हल्का सा पानी जैसा स्राव निकलता है। दोस्तों ये होती है सूखी खुजाट और इसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों खुजाट दो प्रकार की होती है, एक तो सूखी जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, एक गीली खुजाट होती है। गीली खुजाट कुछ इस प्रकार की होती है दोस्तों कि वहाँ पे आपके खुजाते हुए छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और उन दानों में से खून जैसा स्राव थोड़ा थोड़ा निकलता है और कुछ सफ़ेद स्राव भी निकलता है, पीला स्राव भी निकलता है और दोस्तों पानी जैसा स्राव भी वहाँ से निकलने की संभावना रहती है। और दोस्तों वहाँ पे जो है आपको फोड़ा या फुंसी या छोटे मोटे दाने भी पड़ने की संभावना रहती है। और कुछ गीले खुजाटों में नहीं भी पड़ते हैं, मतलब फोड़ा या फुंसी जैसे घाव नहीं भी बनते हैं, लेकिन कुछ खुजाटों में चांस रहते हैं गीले खुजाटों में, लेकिन सूखे खुजाटों में ऐसा कोई भी किसी तरीके का चांस नहीं रहता है। दोस्तों ये थे इसके लक्षण। अब मैं आपको इसके कारणों के बारे में बताऊंगा कि ये सब किस कारणों की वजह से आपको होता है। दोस्तों इस रोग के कारण इस प्रकार हैं कि सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ये रोग किस जीवाणु से होता है। दोस्तों ये रोग जो है सारकोप्टस स्केबी नामक जीवाणु से पैदा होता है। दोस्तों ये रोग मधुमेह के कारण भी हो सकता है, या फिर एलर्जी की आप कोई ऐसी दवाई यूज कर रहे हैं जिससे आपको एलर्जी पैदा हो रही है तो उससे भी आपको ये रोग पैदा हो सकता है, या फिर मानसिक रोग की वजह से भी ये रोग पैदा हो सकता है, या फिर आपका लीवर अगर गड़बड़ है, यकृत अगर आपका गड़बड़ है तो उसकी वजह से भी ये रोग पैदा हो सकता है, या फिर दोस्तों कैंसर के रोग में एलर्जी पैदा हो जाती है तो उसकी वजह से ये रोग पैदा हो सकता है, या फिर दोस्तों अगर आप अपने गुप्त अंगों की सफाई नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी इस रोग के बहुत ज़्यादा लक्षण दिखाई देने लगते हैं दोस्तों। और कुछ ऐसी चीज़ें खाने से भी मतलब ये रोग दिखाई देने लगते हैं, इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति तेल या मिर्ची या चाय ज़्यादा पीता हो, या इमली या फिर अचार का ज़्यादा यूज करता हो तो उसमें भी दोस्तों ये सब लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दोस्तों ये सब थे इसके कारण के किस कारणों की वजह से जो है ये रोग होता है, तो ये सब इसके कारण थे दोस्तों। अब मैं इसकी आपको मेडिसिन बताऊंगा, इसका इलाज बताऊंगा कि इसका इलाज आप किस तरीके से कर सकते हैं। यदि अगर आपके ये रोग इन कारणों की वजह से और आपके ये सब लक्षण दिखाई देते हैं तो आप जो है इसमें इस मेडिसिन का यूज कर सकते हैं। अब चलो चलते हैं इसके इलाज की ओर। तो दोस्तों इसका इलाज इस प्रकार है कि आप जो है मरीज को सल्फर ऑइंटमेंट जो है बड़े के लिए 10% और छोटे के लिए आप जो है 5%, और अगर कोई शिशु है तो उसके लिए 2.5% गर्दन से नीचे नीचे आप 4 दिन तक उसको लगा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे दोस्तों बहुत ही अच्छा मतलब रिलीफ मिलता है खुजाट में। और दोस्तों साबुन की बात करें तो आप इसमें सल्फर युक्त साबुन लगा सकते हैं, नीम का साबुन लगा सकते हैं, या फिर टेटमसोल साबुन लगा सकते हैं, या फिर कार्बनिक साबुन आप इसमें यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर इसमें हम टैबलेटों की बात करें दोस्तों, इसमें से आप कोई सा भी एक साबुन यूज कर सकते हैं। अगर हम इसमें टैबलेट की बात करें दोस्तों तो टैबलेट आप इसमें बेलेरवान टैबलेट आती है 100 mg में दोस्तों, आप उसे दिन में 3 बार यूज कर सकते हैं, या फिर आप साइनोपेन टैबलेट आती है दोस्तों उसको 3 बार यूज कर सकते हैं, या फिर दोस्तों
एविल 25 mg या 50 mg में आती है दोस्तों, आप उसको 3 टाइम दिन में 3 टाइम यूज कर सकते हैं। और बेटनीसोल 0.5 mg आप चाहो तो इसको उसके साथ लगा सकते हैं, थोड़ा अच्छा मरीज को रिलीफ मिलेगा दोस्तों। इसके साथ आप कोई भी एंटीबायोटिक दवाई भी लगा सकते हैं, जैसे क्या सिप्लोक्स 500 mg में आप उसको दे सकते हैं, या फिर 250 mg में मरीज को दे सकते हैं 3 टाइम, या फिर ओडोक्सिल 125 mg में 250 mg में या 500 mg में आती है दोस्तों। आप इसमें से कोई भी एंटीबायोटिक दवाई इन टैबलेटों के साथ आप उसको लगा सकते हैं दोस्तों। अगर इसके लोशन की बात करें तो लोशन दोस्तों टेटमासोल लोशन आप मरीज को लगाने के लिए दे सकते हैं, या फिर अगर नहीं मिलता तो आप इसके भी गार्ड लोशन आप मरीज को दे सकते हैं, या फिर दोस्तों एक गैब लोशन आता है आप वो भी मरीज को दे सकते हैं। मरीज उसको दिन में एक बार यूज आराम से कर सकता है दोस्तों। अगर इसके इंजेक्शन की हम बात करें तो इंजेक्शन दोस्तों आप एविल इंजेक्शन मरीज को लगा सकते हैं दिन में एक बार, या फिर बेटनीसोल इंजेक्शन आप मरीज को दिन में एक बार लगा सकते हैं, या फिर दोस्तों बेसिपेन इंजेक्शन 500 mg में या 1 ग्राम में आता है दोस्तों। आप इनमें से कोई सा भी इंजेक्शन मरीज को इस्तेमाल करा सकते हैं। और दोस्तों ये सब दवाई जो है मरीज के आवश्यकता अनुसार ही दे, ऐसा ना हो कि मरीज के हिसाब से आप वो डोज ज़्यादा हो जाए। तो मरीज को ठीक तरीके से देखने के बाद और उसकी आवश्यकता अनुसार ही सारी मेडिसिन का इस्तेमाल करें दोस्तों। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन घंटी दबाइए दोस्तों, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको